ये गोलमोल जवाब नहीं, कर्नाटक आपसे उम्मीद नहीं, हम साफ साफ बताते हैं। खत्म, बाय, टाटा, गया। ये कह दूं कि नहीं सिर्फ राहुल जी, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में वहां पर श्री रणदीप सुरजेवाला जी रहे। लेकिन ये मुद्दे उत्तर प्रदेश में कहाँ भटक जाते हैं? निकाय चुनाव में तो जिस तरह का प्रदर्शन हुआ तो खुशी के साथ साथ गम भी बनता है। प्रियांक भाई, अच्छा लगता है आप जैसे जो सुधी पत्रकार हैं बात करते हैं। राज्य की परिस्थितियां अलग, देश की परिस्थितियां अलग और निकाय की परिस्थितियां अलग। निकाय चुनाव से क्या सीख लेने की जरूरत है उत्तर प्रदेश में स्थिति सुधार? सीख तो मतलब आप यूपी निकाय चुनाव के बारे में कुछ बोलना हम बिल्कुल। राज्य में बेहतर प्रदर्शन कर लिया, आप केंद्र की क्या तैयारी है 2024 चुनावों की? वक्त आने पर बता देंगे तुझे है आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। एक राज्य में जीतने के बाद कांग्रेस अब इतना कॉन्फिडेंस में आ गई है कि वक्त आने पे हम बता देंगे कि हमारे बाजू में कितना दम है। सक्रिय तौर पे कर्नाटक में आपको कौन लगता है कि उसके बलबूते कर्नाटक में इतना बेहतर प्रदर्शन कर पाई कांग्रेस? 5 पांडवों ने चुनाव जिताया है हम। इन 5 पांडवों में सबसे स्वीकार्य चेहरा बतौर मुख्यमंत्री कौन है? अब आप ये तुरंत जवाब दे देंगे कि ये नेतृत्व आला कमान डिसाइड करेगा। आप अपना व्यक्तिगत नजरिया भी बता दीजिए। भारत जोड़ो दूसरी यात्रा भी हमारी चलेगी जो ईस्ट से वेस्ट चलेगी। उत्तर प्रदेश जितवाएगी। सवाल मैंने इसलिए किया कि लिंगायत समुदाय को खुश करने के लिए क्या कांग्रेस कोई कदम उठाने? चुनाव जीतने तक हम सब लोग सारी चुनाव की गुणागणित करते हैं प्रियांक भाई। पूर्ण बहुमत आने के बाद भी अभी भी कांग्रेस को आत्मविश्वास की कहीं ना कहीं कमी है कि ऑपरेशन लोटस के जरिए बीजेपी अभी भी खेला कर सकती है। उत्तर प्रदेश में एक कुशल नेतृत्व की लंबे वक्त से कांग्रेस को लेकर चर्चाएं हो रही हैं कि वहां पर कुशल नेतृत्व की कमी है। पहली बात यह है कि हम संगठन के रूप में वहां कमजोर हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। नगर निकाय चुनाव में इतनी भारी हार के बाद भी मैं आपको एक बात बताता हूं कि नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन सुधरा है पिछली बार से। भारत जोड़ो उत्तर प्रदेश में नहीं आई, उसका खामियाजा भी भुगता आपने। इस तरह का सवाल मौजूद है कि कांग्रेस के अंदर वैचारिक मतभेद कहीं ना कहीं वजूद में है। मतभेद हैं हमारे यहाँ, हम स्वीकारते हैं। गुटबाजी है हमारे यहाँ, हम स्वीकारते हैं। बीते रोज प्रमोद कृष्णम जी ने बड़ी बात कही TV9 से कि प्रियंका गांधी इस समय मौजूदा परिदृश्य में प्रियंका गांधी कांग्रेस का सबसे ज्यादा सर्वाधिक लोकप्रिय चेहरा है। चेहरा कांग्रेस पार्टी का राहुल गांधी जी हैं। अखिलेश यादव जी की मौजूदा गतिविधि और उनके हालिया तमाम अलग अलग बयान इस तरह के भी हैं कि हम जो विपक्षी एकता तैयार कर रहे हैं, जो मोर्चा तैयार कर रहे हैं, उसमें केंद्रीय पार्टियां मसलन कांग्रेस, बीजेपी, इस तरह की पार्टियों से इतर होगा। आपने सवाल को बड़े ही जिसको कहा जाए दक्षता से, पत्रकारिता की दक्षता से, चतुराई से बदल दिया। अभी अखिलेश यादव जी का कल का ट्वीट पढ़ लीजिए आप। कांग्रेस की देश में मौजूदा स्थिति को लेकर जब आकलन सियासी जानकार करते हैं तो एक सवाल वजूद तलाशता है कि पिछले 2 दशकों के अंदर कांग्रेस की देश में स्थिति बदतर कैसे होती चली गई। इन सवालों को जवाब दिया कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव नतीजों के जरिए। लेकिन सवाल फिर भी मौजूद कि कर्नाटक में तो अच्छा प्रदर्शन हो गया, लेकिन यूपी चुनाव में सूपड़ा साफ हो गया। कांग्रेस बधाई डिजर्व करती है, लेकिन कुछ सवाल उससे जुड़े आज भी अपना वजूद तलाश रहे हैं। और उन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी। तमाम ज्वलंत सवालों का जवाब देने के लिए रेडी हैं। बहुत स्वागत है सुरेंद्र जी आपका TV9 भारतवर्ष पर। बहुत बधाई आपको, बहुत शुक्रिया, और TV9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म को बहुत बहुत बधाई जी। सवाल सबसे पहला आपसे ये कि एक मीम बड़ा वायरल पहले होता था, आजकल चला था राहुल जी का, खत्म, बाय, टाटा, गया। इसका जो है यथार्थ प्रदर्शन इस मीम का करके दिखाया है कांग्रेस ने कर्नाटक में। क्या कुछ कहेंगे आप, कैसे अपनी खुशी जाहिर करेंगे? एक बड़ा पुराना शेर था, कहते हैं ना कि करते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं, सर भी बहुत, और चलते ही चलो कि अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। तो आप लोगों की अपने विचार थे, आप लोगों की अपनी जिसको कहा जाए मीमांसाएं थी, कभी कभी बहुत कठोर मीमांसाएं थी। तो उन मीमांसाओं से हम लोगों ने धनात्मक ऊर्जा ली, शक्ति ली, और निश्चित तौर पर उसकी परिणति आप देखिए। भारत जोड़ो यात्रा से शुरू हुई, राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से भारत जोड़ने की मुहिम शुरू की जी। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा पड़ाव रहा, और उस पड़ाव ने
एक चमत्कार दिखाया, आपके सामने है। जनता जागृत हुई, जनता सांप्रदायिक शक्तियों से सामने रूबरू हुई और उसने कहा कि नहीं, जो सच है वो ये है। उसकी परिणति आप देखिए, 51 जगहों से राहुल जी की यात्रा निकली थी, 37 जीते 51 में से। तो मैं आपको बताऊं, मैं खाली ये कह दूं कि नहीं सिर्फ राहुल जी और भारत जोड़ो यात्रा ने हमारी बेसिक वहाँ पर स्ट्रेंथ मजबूत की, और जनता को बारंबार प्रणाम है कि उन्होंने मुद्दों को चुना मोदी की जगह, उन्होंने विकास को चुना नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तिगत रोने की जगह, उन्होंने कहीं ना कहीं 10 किलो अन्न, 2000 रुपये हर महिला को जो गृहिणी मुखिया है पर मंथ, और हर बेरोजगार ने जो ग्रेजुएट है 3000 रुपये पर मंथ, और 1500 रुपये जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं, उन लोगों ने सांप्रदायिकता की जगह इन सारे मुद्दों को चुना। और एक स्पष्ट मैसेज आया कि कांग्रेस फिनिक्स पक्षी की तरीके से है, उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते, अपनी राख से दोबारा उठेगी। हमारी कलेक्टिव लीडरशिप ने कर्नाटक जीता, और कर्नाटक की जनता को पूरी बधाई, और अपनी बात पूरी कलेक्टिव लीडरशिप ने जिस तरीके से जनता के बीच में पहुंचाई, चाहे वो हमारे नेतृत्व की क्षमता है, आप राहुल गांधी जी से ले लीजिए, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से ले लीजिए, प्रियंका जी से ले लीजिए, DK शिव कुमार साहब ले लीजिए, सिद्धारमैया साहब ले लीजिए, या एक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में वहाँ पर श्री रणदीप सुरजेवाला जी रहे। वो सबसे ज़्यादा सक्रिय भूमिका में, सक्रिय में 7 महीने से उस शख्स ने अपना घर द्वार छोड़ रखा है। हम आपको जिम्मेवारी से कहते हैं कि आज जो आपको यूनाइटेड कांग्रेस दिखाई दे रही है, उसमें उसके आर्किटेक्ट या चाणक्य, आप जो भी कह लीजिए, ये शब्द उधर के हैं, लेकिन आपको मैं रोक रहा हूँ, श्रेय की कमी कहीं आपने रणदीप सुरजेवाला का नाम लिया, तो आपको ये लगता है क्या कि कांग्रेस में श्रेय की कमी है थोड़ी सी रणदीप सुरजेवाला जी को लेकर? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। सच बात है, कुछ लोग नींव की ईंट होते हैं। तो सुरजेवाला जी का जो काम है, सुरजेवाला जी का जो उन्होंने जो कर्म किया है पिछले 6 महीनों में, 7 महीनों में घर छोड़ करके, और जो आज आपको रिजल्ट दिखाई दे रहा है, उसमें कहीं ना कहीं मुख्य आर्किटेक्ट की भूमिका में श्री सुरजेवाला जी हैं, और चाणक्य की भूमिका में श्री सुरजेवाला जी हैं। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, और हमारी पार्टी का एक एक शख्स इस बात को जानता है। तो श्रेय की कमी वाली बात नहीं। श्रेय 2 तरीके के होते हैं, एक हम स्वांता सुखाय के लिए होते हैं, एक हम पब्लिक कंजम्पशन के लिए होते हैं। सुरजेवाला जी पब्लिक कंजम्पशन के लिए नहीं, वो स्वांता सुख, उन्होंने कुछ दिन पहले मुझसे खुद कहा था, कुछ समय पुरानी बात है, उन्होंने कहा आज की डेट में मैं राजनीति में पहले अपने लिए था, आज मैं देश के आईन के लिए हूं, संविधान के लिए हूं, लोकतंत्र बचाने के लिए हूं, और कांग्रेस बचेगी, लोकतंत्र बचेगा। पूरा उन्होंने राहुल जी के बयान को के नक्शे कदम पर कि राहुल जी ने कहा मैं अपने आप को बहुत पीछे छोड़ चुका हूं, राहुल जी को मैं बहुत पीछे छोड़ चुका हूं, अब मैं राहुल जी को अगर इस चीज़ को अन्यथा न लें, ये बात उन्होंने जो है मुझे भारत जोड़ो यात्रा से पहले कही थी। लखनऊ आए थे वो जी, तब उन्होंने कहा था कि अब मसला राजनीति का नहीं है, मसला देश नीति का हो गया है। तो ये मैं आपको व्यक्तिगत रूप से बता रहा हूँ, राजनीति से अलग बात है जी। तो मैं उसी समय समझ गया था कि ये शख्स कुछ अलग करने के लिए बने हैं, और आज भी आप देखिए कितने शांत भाव से वो सब काम कर रहे हैं। कहीं नाम का श्रेय नहीं, कहीं आपको उनकी वो नहीं दिखाई देगी, कहीं वो प्रोटोकॉल फोटो में आगे नहीं आना चाहते। और सच बात यह है कि राहुल जी ने जो जिम्मा उन्हें दिया वो उन्होंने पूरा करके। जी, आपने मुद्दों की भी बात कही कि मुद्दे इस बार हावी हुए जी, लेकिन ये मुद्दे उत्तर प्रदेश में कहाँ भटक जाते हैं? क्या कांग्रेस के पास अब ऐसा कह दिया जाए कि उत्तर प्रदेश में मुद्दों की कमी हो गई? क्योंकि निकाय चुनाव में तो जिस तरह का प्रदर्शन हुआ, तो खुशी के साथ साथ गम भी बनता है। प्रियांक भाई, अच्छा लगता है आप जैसे जो सुधी पत्रकार हैं बात करते हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग जो है ना, माशे को किलो से न तोलें। मुद्दे अलग अलग हैं, चुनाव अलग अलग हैं। आप नगर निकाय के चुनाव को विधानसभा के चुनाव से नहीं तौल सकते।
जैसे राज्य की परिस्थितियां अलग, देश की परिस्थितियां अलग और निकाय की परिस्थितियां अलग। हम हारे वहां पर, आप उस पर अलग से हमें चर्चा करें, मैं पूरी तरीके से जवाब दूंगा। हम अलग से ही करने आपके साथ बैठे। तो लेकिन उसको कर्नाटक के रिजल्ट से मत जोड़िए। जी, मैंने इंट्रो यही दिया अपनी चर्चा का कि कर्नाटक में खुशी बनती है, लेकिन निकाय चुनाव से क्या सीख लेने की जरूरत है उत्तर प्रदेश में स्थिति सुधारने के लिए? सीख तो हमें कर्नाटक के चुनाव से लेने की आवश्यकता है। हम 136 ही क्यों जीते, 224 क्यों नहीं? मतलब आप यूपी निकाय चुनाव के बारे में कुछ बोलना नहीं हम बिल्कुल निकाय चुनाव के बारे में बोलूंगा और पूरी तरीके से बोलूंगा, लेकिन आपसे मैं जरूर उम्मीद करता हूं कि आप ये कहें कि निकाय चुनाव अलग हैं, स्थानीय मुद्दों पर लड़े गए, राज्य के मुद्दों पर कर्नाटक के चुनाव लड़े। कर्नाटक हम जीते हैं, राज्य के मुद्दों पर नरेंद्र मोदी जी के सामने जीते हैं। निकाय चुनाव हम लोग हारे हैं। उत्तर प्रदेश में क्या नाम, जिस तरीके से बुलडोजर बाबा या सारी चीजें हुई, जो लोकल मुद्दे हैं, संगठन के मुद्दे हैं, जो नाली का, गली का, मोहल्ले का, वो जो मुद्दा है, जो लोग चाहते हैं कि भाई जिसकी सरकार है उसकी सरकार के साथ चलो, तो शायद हमारी नाली बन जाएगी, हमारा खड़ंजा बन जाएगा, हमारी जो है जो क्षेत्र में पानी आने लगेगा, हमारा एसटीपी प्लांट बन जाएगा, हमारी गोमती नदी साफ हो जाएगी, इस मुद्दों पर। लेकिन इन मुद्दों को आप अगर कहीं 10 दिन के नरेंद्र मोदी जी की विजय के जो वो चलाते थे, वो बड़ी बड़ी रैलियां, करोड़ों रुपए का फूल अपने ऊपर बरसवाते थे, बेंगलोर में करोड़ों रुपए का वो एक अराबा डराबा कर करके वो एक गाड़ी पे आ जाए, जिसकी लाइट में भी मोदी जी, जिसके सामने भी मोदी जी। आप ही लोगों ने तमाम मीम बनाए थे कि अगर 40% इसमें काट दीजिए तो क्या बचता है जा करके। तो ये सारी चीजें आप देखें तो उनसे मत कंपेयर कीजिए। मेरा सिर्फ आपसे निवेदन इतना, दोनों पे अलग अलग बात करेंगे। हार भी, अगर जीत हम के नाम कर्नाटक में हुए हैं तो निकाय चुनाव में हम हार भी स्वीकार करेंगे, लेकिन दोनों को मत मिलाइए। मेरा कहने का मतलब यह है कि मुद्दे अलग अलग हैं दोनों के। जी, इस बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन एक सवाल ये भी वजूद में आने लगा कि राज्य में बेहतर प्रदर्शन कर लिया, केंद्र की क्या तैयारी है 2024 चुनावों की? कहते हैं ना कि वक्त आने पर बता देंगे तुझे है आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, असर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो एक राज्य में जीतने के बाद कांग्रेस अब इतना कॉन्फिडेंस में आ गई है कि वक्त आने पे हम बता देंगे कि हमारे बाजू में कितना दम है। खैर, इस वक्तव्य का भी विश्लेषण करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल कर्नाटक चुनावों की चूंकि चर्चा है, आप जीत का एकमेव चेहरा, क्योंकि हर चुनाव में एक नेतृत्व होता है, एकमेव चेहरा किसको मानते हैं, किसके जरिए? क्योंकि अभी आपने रणदीप सुरजेवाला जी का नाम लिया, लेकिन सक्रिय तौर पे कर्नाटक में आपको कौन लगता है कि उसके बलबूते कर्नाटक में इतना बेहतर प्रदर्शन कर पाई कांग्रेस? देखिए, संगठन वर्सेस व्यक्ति पूजा, तो संगठन जीता है और व्यक्ति पूजा हारी है। ये गोलमोल जवाब नहीं, कर्नाटक आपसे उम्मीद नहीं, हम साफ साफ बताते हैं। संगठन, सीधा नाम बताएं। संगठन जीता है और व्यक्ति पूजा हारी है। भारतीय जनता पार्टी वालों ने व्यक्ति पूजा करी थी। भारतीय जनता पार्टी, कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किलो में गाली खा रहे थे, कभी गिन के गाली खा रहे थे, कभी उन्होंने कुछ कहा कि भाई मुझे नीच कहा, कभी उन्होंने कहा मुझे घांची कहा, कभी उन्होंने कहा कि मेरी जात की बात करी, और उन्होंने कभी ये कहा कि गाली जब मैं किलो में खाता हूँ तो मेरे अंदर एक मशीन है और वो एनर्जी बना। ऐसा रोता हुआ प्रधानमंत्री आपने देखा कभी? नहीं जी। तो व्यक्ति पूजा, भारतीय जनता पार्टी हारी, हमारा संगठन जीता है। किसी पूरे संगठन के दम पर हम चुनाव लड़े। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भूमिपुत्र कर्नाटक के, जी, बहुत बेहतर काम किया। श्री डीके शिव कुमार जी, श्री सिद्धरामैया जी, बाकी सब लोगों ने कर्नाटक के स्तर पे बहुत अच्छा काम किया। और राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा, और लगातार राहुल गांधी जी कर्नाटक में बने रहे, श्रीमती प्रियंका गांधी जी कर्नाटक में बनी रही, और तो और आप देखें सोनिया गांधी जी भी कर्नाटक में आ गई। तो गांधी परिवार, कांग्रेस पूरी साथ लग कर के एक गई, और संगठन में शक्ति है, इसमें तो आप मानेंगे। और कई जगहों पे मैंने सोशल मीडिया पे आप ही लोगों के उसमें देखे कि 5 पांडव के तरीके से आप लोगों ने तस्वीर लगाई, तो 5 पांडवों ने फिर चुनाव जिताया है हमें। इन 5 पांडवों में सबसे स्वीकार्य चेहरा बतौर मुख्यमंत्री कौन है? अब आप ये तुरंत जवाब दे देंगे कि ये नेतृत्व आला कमान डिसाइड करेगा, आप अपना व्यक्तिगत नजरिया भी बता दीजिए सुरेंद्र राजपूत जी। मैं यहाँ पर
आप मुझे कतई नहीं बुलाते अगर मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं होता। जी, सुरेंद्र राजपूत 140 करोड़ हैं, लेकिन जो कि सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता है, तो मेरी अपनी निजी पसंद या नापसंद का कोई मतलब नहीं होता। सच बात यह है कि हमारे ऑब्जर्वर गए हैं, 3 ऑब्जर्वर हैं वहाँ पर, भंवर जितेंद्र सिंह साहब हैं, सुशील शिंदे साहब हैं और दीपक जी हैं मध्य प्रदेश से। तो आज शाम को या कल तक मीटिंग हो जाएगी और चेहरा आपके सामने आएगा, और जो चेहरा आएगा भरोसा करिए वो कांग्रेसी चेहरा होगा, सर्वस्वीकार्य चेहरा होगा और विधायक दल के नेता के रूप में विधायक ही होगा। जी, तमाम अखबारों ने कर्नाटक चुनावों को लेकर ये भी दबा के हेडलाइन छापी बीते रोज कि कर्नाटक चुनाव में भाई राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर पहुंचे और वहां काफ़ी सक्रिय रहे, उनकी यात्रा वहां काफ़ी दिन तक रुकी। इसका इम्पैक्ट आपको लगता है क्या कर्नाटक में पड़ा है? हाँ, भारत जोड़ो यात्रा आप मैं स्टेटिक्स उठा लीजिए, 51 विधानसभा क्षेत्रों से भारत जोड़ो यात्रा निकली है जी, और 37 हम जीते हैं। जी, आपके सामने ये तो प्रत्यक्ष है। जी, आपने आंकड़े की बात कही, लेकिन ये सवाल मैंने इसलिए पूछा कि उत्तर प्रदेश में यात्रा आई और बाहर से ही एनसीआर जोन से होके निकल गई, तो इसका इम्पैक्ट फिर नेगेटिव इम्पैक्ट क्या उत्तर प्रदेश में पड़ गया? वो बात फिर मैंने कहा ना कि ये विधानसभा के चुनाव नहीं थे, नगर निकाय के चुनाव थे। और दूसरा, उत्तर प्रदेश में आप जैसा सुधी पत्रकार पूछे तो मैं फिर से जवाब दे देता हूँ। भारत जोड़ो यात्रा हमने इस तरीके से सीधी सीधी रखी थी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। तो उसमें जो राज्य सीधे आए, भाई लोग कहते हैं गुजरात ने है, गुजरात इधर था। अब एक भारत जोड़ो दूसरी यात्रा भी हमारी चलेगी जो ईस्ट से वेस्ट चलेगी, उत्तर प्रदेश जितवाएगी। मैंने कहा ना कि आज एक प्रदेश कल सारा देश। ठीक है जी, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर आपका ये कहना है, लेकिन ये सवाल इस परिप्रेक्ष्य में पूछा गया था कि इम्तिहान को इम्तिहान के तौर पर देखना चाहिए। हाँ। और इम्तिहान की किसी हार होती है तो उसकी स्वीकार्यता भी ज़रूरी है, जो कि आपने स्वीकारा भी। और आगे बढ़ें उससे पहले आप, एक सवाल ये भी चल रहा है कि डीके शिव कुमार बनाम सिद्धारमैया को लेकर लोग चर्चा कर रहे हैं कि बतौर मुख्यमंत्री चेहरा डीके शिव कुमार होने चाहिए या सिद्धारमैया की स्वीकार्यता ज़्यादा है। तो इन दोनों में आपको लगता है कि ये दोनों नाम प्रमुख हैं या कोई नया नाम भी निकलकर कल को सामने आ सकता है? देखिए, 136 विधायक हमारे अपने हैं, 2 विधायकों ने, एक हमारे सहयोगी पार्टी का है जी, और एक स्वतंत्र ने आज वो दे दिया, तो हमारे 138 विधायक हैं जी। कांग्रेस के 136 विधायक में से कोई भी नेता बन सकता है, नंबर 1। नंबर 2, डीके शिव कुमार जी ने जितनी मेहनत करी है चुनाव में, वो अपने आप में जेल तक भेज दिया उनको कहा या तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाओ नहीं जेल चले जाओ जी। तिहाड़ भेजा उन्हें, सोनिया गांधी जी मिलने गई। सिद्धरमैया साहब ने पिछले 3 साल में जिस तरीके से जो कर्नाटक भर में पूरी यात्राएं की, सारी चीजें, तो मुख्यमंत्री बनने का हक तो उनको भी है और खुलेआम है, और दोनों खुलेआम स्वीकारते हैं इस बात को कि साहब मैं भी मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। सिद्धरमैया साहब कहते हैं वो भी मुख्यमंत्री बनना, बुरी बात नहीं। महत्वाकांक्षा होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन विधायक दल का नेता वही होगा जिसको विधायक चुनेंगे, और ये बात दोनों खुले रूप से कह रहे हैं। कल भी डीके शिव कुमार साहब ने कहा कि मुख्यमंत्री बनने की आकांक्षा, अपेक्षा सिद्धरमैया साहब, डीके शिव कुमार साहब दोनों को है, और वो खुलेआम से, हम भारतीय जनता पार्टी के तरीके से नहीं है कि जहां पे मृत लोकतंत्र हो जी, ये बिल्कुल मानने वाली बात है कि कांग्रेस में एक स्वस्थ परंपरा चली आ रही है कि सबकी सहमति के बाद ही वो केंद्रीय या राज्य स्तर पे कोई चेहरा तय करते हैं, निश्चित तौर। लेकिन एक सवाल ये भी तमाम अखबार छाप रहे हैं कि डिप्टी सीएम को लेकर भी भागदौड़, सीएम को लेकर भी भागदौड़ है, डिप्टी सीएम के चेहरे को लेकर भी लगातार भागदौड़ है, और ये भी कहा जा रहा है कि लिंगायत समुदाय का एक बड़ा तबका जो है वो कांग्रेस के समर्थन में था कर्नाटक में। तो ये कहा जा रहा है कि 3 डिप्टी सीएम बनाएंगे, अलग अलग मत हैं लोगों के, उस वही स्पष्टीकरण आपसे चाह रहा हूं। लोग वो ये इस तरह की बात भी कर रहे हैं कि 3 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे, उसमें एक लिंगायत समुदाय का होगा, एक अलग वर्ग का होगा, लेकिन लिंगायत समुदाय पे ज्यादा फोकस है। क्या कुछ कहेंगे प्रियांक भाई? इसके बाद जानते हैं, डिप्टी सीएम पे अगर बात आ जाएगी फिर कहेंगे कैबिनेट में कौन कौन होगा, उसके बाद कहेंगे राज्य मंत्री कौन बनेगा, और उसके बाद फिर एक चर्चा आ जाएगी कि साहब वो राज्य में जो निकाय होते हैं उनका हेड राज्य दर्जा। ये सवाल मैंने इसलिए किया कि लिंगायत समुदाय को खुश करने के लिए क्या कांग्रेस कोई कदम उठाने वाली है? मैं पूरी जिम्मेवारी से कहता हूं कि चुनाव लड़ने तक, चुनाव जीतने तक
हम सब लोग सारी चुनाव की गुणागणित करते हैं प्रियांक भाई। आज कांग्रेस पार्टी 6.5 करोड़ जो मतदाता हैं, 5.5 है 6.5 हैं, उनकी 6.5 करोड़ कन्नड़ के लोगों की सरकार है और बगैर किसी जाति, धर्म, वर्ग, पंथ के भेदभाव के सबकी है। जिन्होंने भाजपा को वोट दिया उनकी भी सरकार है। तो हम आपसे पूरी जिम्मेवारी से कहते हैं किसी भी वर्ग को अछूता नहीं छोड़ेंगे और सब वर्गों को समान प्रतिनिधित्व भी देंगे, ताकत भी देंगे और उनकी वेलफेयर स्कीम भी चलाएंगे। तो ये जो मीडिया में कयास लगते हैं इस पर मुझे नहीं कुछ कहना, लेकिन हाँ ये बात अपने आप में सच है कि समानुपातिक और बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व आपको मंत्रिमंडल में देखने को मिलेगा। उप मुख्यमंत्री के बारे में तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी और हमारा संगठन कर्नाटक का वो निर्णय लेगा। जी, मंत्रालय तो बाद में बनेगा जब बनेगा, लेकिन उससे पहले हमने कुछ वहाँ कर्नाटक के भी प्रतिनिधियों कांग्रेस से बात की, तो उनको एक डर आज भी कहीं ना कहीं ये समाया हुआ है उनके जहन में, और कि ऑपरेशन लोटस अभी भी वजूद में आ सकता है। और इसके लिए ये सिर्फ हवाई बात नहीं है, इसके लिए उन्होंने बेंगलोर में अब सारे विधायकों को कहा जा रहा है कि फ़्लाइट से सीधा मतदान केंद्र से वहाँ पहुँचें। लगातार इस तरह की बातें हो रही हैं तमाम। और क्या आपको ये लगता है कि पूर्ण बहुमत आने के बाद भी अभी भी कांग्रेस को आत्मविश्वास की कहीं ना कहीं कमी है कि ऑपरेशन लोटस के जरिए बीजेपी अभी भी खेला कर सकती है? ये बिल्कुल झूठ बात है। पहली चीज़ तो हमने किसी विधायक को कहीं किसी रिजॉर्ट में या किसी के लिए कोई बात नहीं करी। ये मैं आधिकारिक रूप से इसका जी, बेंगलोर में सारे विधायक एकत्रित होने वाले सभी होते हैं। ये तो परंपरा है कि भाई हम जीत का सर्टिफिकेट लेंगे तो बेंगलोर ही आएंगे ना, लखनऊ थोड़े जाएंगे। आपके तमाम प्रतिनिधि भी बात कर रहे हैं कि हम मौका नहीं देंगे बीजेपी। नहीं, ये दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी बड़ी मायावी पार्टी है, ये तो आप जानते ही हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पिछले 10 साल में इतनी बुरी करारी शिकस्त कभी नहीं मिली। याद रखिएगा, जहां पर भारतीय जनता पार्टी विनिंग पार्टी से आधे से भी कम है, हम 136 है, वो 66 है, 66 दूना 132 होता है। पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों में ऐसी कोई भी आप एक जगह नहीं जहां भारतीय जनता पार्टी प्रमुखता में होती थी वहां चुनाव हारी और आधे से भी कम रह गई। तो भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन और ये और लोटस ये करने से अगर वो कुछ सोचते हैं तो निकम्मे लोग हैं। फिर तो मैं सच बात बताऊं आपसे, उन्हें फिर लोकतंत्र का मतलब ही नहीं पता और वो फिर नरेंद्र मोदी जी को फर्दर शर्मिंदा करेंगे। ये भी मैं बात बता दूं आपसे, ये अगर इस तरीके की बात कोई सोच करके कहता भी है तो हम पूर्ण बहुमत में है, प्रचंड बहुमत में है। हमें अपने किसी विधायक को कहीं रखने की आवश्यकता नहीं है। हमारे विधायक समस्त स्वतंत्र रूप से बेंगलोर में पहुंच चुके हैं या पहुंच रहे हैं, वो आपके सामने नजर आएंगे। हाँ, मीडिया का एक वर्ग, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैं पहले से बता दूं, मेन स्ट्रीम मीडिया का एक बहुत बड़ा वर्ग आज भी मोदी भक्ति में लीन है। उन्हें मोदी जी की कोई बुराई दिखती नहीं है। उन्हें ये भी नहीं दिखता कि भाई मोदी जी ने 10 दिन प्रचार किया और उसके बाद चुनाव की हार का सेहरा मुंबई को दे रहे हैं। और नगर निकाय जो यहाँ पर लोकल बॉडीज का चुनाव है, मैं आपको एक फ़ोटो दिखा दूँ, आपको बड़ा मज़ा आएगा। उसमें जीत का जो सेहरा है जी, तमाम तरह के मीम्स। नहीं, मीम्स नहीं, ऑफिशियल बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल से है जी, बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल से है। आप अगर चाहें तो इसको देख सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं चलाऊंगा उसको। फिलहाल अभी एक सवाल आपसे, हाँ, बताइए ना, बताइए। एक गंभीर सवाल आपसे इस तरह के भी लोग करना चाह रहे हैं, क्योंकि तमाम तरह की आपकी जीत को लेकर बातें भी हो रही हैं, तो उत्तर प्रदेश को लेकर भी बातें हो रही हैं जी। ऐसी हेडलाइन भी छप रही हैं लंबे वक्त से, और उसको लेकर कांग्रेस कोई सटीक जवाब अब तक कांग्रेस की ओर से नहीं मिल पाया है। सुरेंद्र राजपूत जी कोई स्टिल दिखाना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से है, अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा जूम कर सकते हैं। ऑफिशियल हैंडल से है, नगर निकाय का चुनाव उत्तर प्रदेश का योगी जी के नेतृत्व में लड़ा गया। नरेंद्र मोदी जी और जेपी नड्डा वहां गए भी नहीं जी, लेकिन उनकी जीत का सेहरा भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी को और जेपी नड्डा जी को दे रही है आपके सामने। ये दोहरापन है इनका। ठीक है, जी, उस दोहरेपन पे भी चर्चा होगी, लेकिन एक सवाल, जिस सवाल पे मैं रुका हुआ था। जी बताइए ना प्लीज। उत्तर प्रदेश में इस तरह की भी बातें हो रही हैं कि एक राज्य की जीत का श्रेय तो लगातार कांग्रेस ले ही रही है, लेकिन जो सवाल खड़े हुए उन सवाल का जवाब देना भी कांग्रेस का दायित्व बनता है। और इस तरह के सवाल भी सामने आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में
एक कुशल नेतृत्व की लंबे वक्त से कांग्रेस को लेकर चर्चाएं हो रही हैं कि वहां पर कुशल नेतृत्व की कमी है। योगी आदित्यनाथ के बनाम कांग्रेस कोई सख्त चेहरा और चर्चित चेहरा नहीं तलाश पा रही है। देखिए, हम 2-3 चीज़ें बड़ी ईमानदारी से स्वीकारेंगे जी। पहली बात यह है कि हम संगठन के रूप में वहाँ कमज़ोर हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन आपको बड़ी मज़े की बात बताएं कि नगर निकाय चुनाव जी, आप ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में संगठन के तौर पर कांग्रेस कमजोर? हाँ, अरे आज की डेट में भाई आप बताइए ना, हमारे 1 MP है, 2 विधायक हैं, तो हम अगर इसके बाद भी नहीं संगठन के रूप में मानेंगे तो हम लोग अपनी समस्याओं से आंख बंद करेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? जो गलत है सो गलत है, जहाँ कमजोरी है कुछ कमी रह जाती है उत्तर प्रदेश। मैं आपको उसके आगे बता रहा हूँ कि जब हम संगठन के रूप में कमजोर हैं तो ये तो हम पहले से मान रहे हैं, लेकिन इस संगठन को हमने मजबूत करना शुरू कर दिया है। हमारा प्रदेश नेतृत्व जो ब्रजलाल खाबरी जी हैं वो गांव-गांव जा रहे हैं, पाँव-पाँव जा रहे हैं, नगर-नगर जा रहे हैं, डगर-डगर जा रहे हैं। और नगर निकाय चुनाव में इतनी भारी हार के बाद भी मैं आपको एक बात बताता हूं कि नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन सुधरा है पिछली बार से। जो 2017 में नगर निकाय के चुनाव हुए थे उससे, चाहे लखनऊ हो चाहे अन्य जगह हो, कांग्रेस का प्रदर्शन सुधरा है। हम इस बात से पूरी जिम्मेवारी से कहते हैं, नगर पालिका में भी, पंचायत में भी और हमारे सभासदों में भी हमारा प्रदर्शन सुधरा है। भारतीय जनता पार्टी के बराबर नहीं है, लेकिन बहुत पहले से बेहतर हुआ है हमारा। तो ये संगठन की मजबूती के रूप में देखा जाना चाहिए कि हमने काम करना शुरू कर दिया है। और भारत जोड़ो उत्तर प्रदेश में नहीं आई, उसका खामियाजा भी भुगता नहीं। भारत जोड़ो यात्रा से मैंने आपसे पहले भी बताया कि बार बार आप कुछ भी, भारत जोड़ो यात्रा बिल्कुल सीधी चली थी, एकदम सीधी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक सीधे गई थी वो। अगली उसने दिल्ली NCR से होते हुए नहीं, वो थोड़ा, अब उसको लेकर लोग ये भी बातें करने लगे कि वोट बैंक कहीं समाजवादी पार्टी का प्रभावित ना हो जाए। ये देखिए, ये मीडिया की गॉसिप से इसमें हम नहीं पढ़ते हैं। सच बात यह है कि हमें अपनी पार्टी के चुनाव का और समाज में प्रचार और प्रसार करने का पूरा हक है, समाजवादी पार्टी को भी अपना प्रचार और प्रसार का पूरा हक है। तो ये सभी पार्टियों को स्वतंत्र हैं, चाहे भाजपा हो सो वो, सभी लोगों को अपना अपना प्रचार करने का हक है और हम अपना प्रचार पूरा करेंगे, चाहे कोई फायदे में रहे चाहे कोई नुकसान में रहे। तो आप ये कहते हैं कि जो अगली यात्रा होगी, दूसरा चरण होगा भारत जोड़ो यात्रा का, वो उत्तर प्रदेश पे केंद्रित होगा? ना, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि पहले दक्षिण से उत्तर चली थी, अब पूरब से पश्चिम चलेगी और पूरब से पश्चिम में उत्तर प्रदेश में एक बड़ी लाइन रहेगी यात्रा। जो उत्तर प्रदेश के लोग राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा से वंचित रह गए थे, हाँ, वो अब दूसरे चरण में उस शहर में पहुंचेंगे, पूरी तरीके से लाभान्वित हो सकेंगे उस यात्रा से। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तमाम सवालों का बेबाकी से जवाब दे रहे हैं सुरेंद्र जी। एक सवाल, आपने संगठन की बात करी, संगठन की मजबूती की बात करी और उत्तर प्रदेश में संगठन की हल्की कमजोरी की बात भी करी। एक मसला पड़ोसी राज्य राजस्थान से भी उठा, उस पर भी संगठन के सवाल उठे। हमने बीते रोज आचार्य प्रमोद कृष्णम जी से बात की, उन्होंने तो खुले तौर पे कह दिया कि ये जो पूरा विवाद चल रहा है, आप अशोक गहलोत जी की बजाय अब मौका सचिन पायलट को मिलना चाहिए। उसके इतर जयराम रमेश जी ये कहते हैं कि नेतृत्व गहलोत जी का बेहतर है और आने वाले चुनाव में भी हम उनके नेतृत्व में ही जा रहे हैं, चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो क्या इस तरह का सवाल मौजूद है कि कांग्रेस के अंदर वैचारिक मतभेद कहीं ना कहीं वजूद में है? हाँ है, मतभेद होना तो क्या नाम आपसे बताएं प्रियांक भाई, स्वस्थ राजनीतिक परंपरा है और राजनीतिक दल के जिंदा होने का सबसे बड़ा सबूत है। जहां पर मतभेद नहीं होते हैं वो दल डेडवुड होता है। और आज की डेट में यही चीज चाहते हैं, वो एक रंग के फूल चाहते हैं मोदी जी, इसीलिए वो एक बाग को, पूरे हिंदुस्तान को एक रंगा करना चाहते हैं। नहीं हो पाएगा, विभिन्न रंगों के फूल होंगे। कहते हैं ना कि किसी का हुक्म है सारी हवाएं चलने से पहले ये बताएं कि उनकी सिमत क्या है, चलेंगी तो रफ्तार क्या होगी, कि हमारे रेत के महल, रेत की फसीलें, आंधियां इनकी सख्त दुश्मन हैं। तो मैं आपको ये इसी बात पे आ रहा हूँ, मतभेद हैं हमारे यहाँ, हम स्वीकारते हैं। मतभेद होना गुटबाजी है हमारे यहाँ, हम स्वीकारते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि मतभेद भी हों, कांग्रेसियों में है, गुटबाजी भी है, कांग्रेसी में है, और दोनों ही कांग्रेसी, सारे के सारे कांग्रेसी हमारे हाईकमान को पूरी तरीके से मानते हैं, जानते हैं, समझते हैं और स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा में उन मतभेदों को, उन झगड़ों को हम सलटा लेंगे श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के सक्षम नेतृत्व में।
जी, मतभेद की बात आपने करी। वहाँ पे इस तरह की खबरें भी राजस्थान में लंबे वक्त से आ रही हैं कि पहले इस तरह की बातें हुई कि सचिन पायलट जी ने कहा कि हम पिछली सरकारों के भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच होनी चाहिए, और वसुंधरा राजे ने जो भ्रष्टाचार किए उस पर गहलोत जी ने सक्रियता नहीं दिखाई, उस भ्रष्टाचार की जांच को लेके वो मांग को लेकर अनशन पे बैठ गए। इसके बाद तुरंत गहलोत जी का ये बयान आ जाता है कि वसुंधरा राजे जी ने एक वक्त में कांग्रेस की सरकार बनने में बड़ा सहयोग दिया था। तो क्या दोनों लीडर्स आपस में एक दूसरे के विरोध में चल रहे हैं? बिल्कुल गलत बात है। आपने सवाल को बड़े ही, जिसको कहा जाए दक्षता से, पत्रकारिता की दक्षता से, चतुराई से बदल दिया। पहली चीज़ तो चाहे पिछली सरकार के भ्रष्टाचार की बात हो और चाहे वो गजेंद्र सिंह शेखावत के भ्रष्टाचार की बात हो, गजेंद्र सिंह शेखावत कि किसी भी दिन सुप्रीम कोर्ट से बेल रद्द हो सकती है। 1.5 लाख करोड़ रुपए उसने राजस्थान की जनता का लूटा है, और वो या तो जल्दी से उनको पैसे वापस करे और नहीं तो जेल जाने के लिए तैयार है गजेंद्र सिंह शेखावत। भ्रष्टाचार पर पूरी ताकत से वार किया गया। जो भ्रष्टाचार बचे हैं उन पर भी वार करेंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। हम पूरी तरीके से वार करेंगे। वसुंधरा जी का समर्थन कर वसुंधरा जी का हमने कोई समर्थन नहीं किया। वसुंधरा जी के बारे में जो गहलोत साहब ने एक कहानी सुनाई, जो क्या नाम भैरव सिंह शेखावत साहब से शुरू हुई थी, कि कब भैरव सिंह शेखावत साहब की सरकार हमने नहीं गिरने दी थी, जब इनके तमाम जो गद्दार नेता भारतीय जनता पार्टी के थे अशोक गहलोत के पास आए थे कि भैरव सिंह शेखावत जो हैं बीमार हैं, वहाँ पर हैं, क्या बोलते हैं, अमेरिका में अपनी 3-3 सर्जरी हो रही हैं, आप इनकी सरकार गिर लीजिए, हमें समर्थन दीजिए, सरकार गिर जाएगी। उन्होंने कहा भाई हम ये काम नहीं करते और तुम लोग बड़े गलत आदमी हो, ये उन्होंने कहा। उसी के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा कि पिछली बार जब ऐसी बात हुई थी तो वसुंधरा राजे सिंधिया ने कोई इंटरेस्ट नहीं, उन्होंने राजस्थानियों की, संपूर्ण राजस्थानियों की बात करी थी। और रही बात चाहे वसुंधरा की सरकार में तो गजेंद्र सिंह शेखावत का घोटाला हुआ था, वो जेल गया था, वो आगे आने वाले समय में जेल जाएंगे, इस चीज़ को वो जमानत पर हैं, याद रखिए मेरी बात को। 1.5 लाख करोड़ की वो भी वसुंधरा की जमाने का है। और जो और बचे हुए हैं जो सचिन पायलट जी कह रहे हैं, उनकी भी जांच होगी और उसमें भी दोषी जाएंगे। जांच आप कह रहे हैं होगी, लेकिन ऐसी क्या नौबत आ गई कि मतलब अनशन पे बैठना पड़ा? वो देखिए, मैं आपको फिर से कहता हूँ कि हमारे मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है। और होने को तो आप ये भी याद कर सकते हैं कि भाई पहले आप अनशन पे बैठे, सुनिए ना, अनशन पे भी बैठे और एक बार जाकर के उससे पहले सरकार गिरने तक की नौबत आ गई थी, आपके सामने ही था। लेकिन सवाल ये सीधा पूछा जाएगा कि क्या मुख्यमंत्री पद के वांछित हैं, दोनों ललायित हैं उसको लेकर, और दोनों, क्या उन दोनों की मतभेद जो है वो मुख्यमंत्री पद को लेकर है? दोनों महत्वाकांक्षा होना कौन सी बुरी बात है? सचिन की भी महत्वाकांक्षा अच्छी बात है ना, समय आने पर वो भी मुख्यमंत्री बनेंगे। आज की डेट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब हैं, मास लीडर हैं, हमारे राजस्थान के गांधी साहब हैं, गांधी हैं। आपके जयराम रमेश जी तो खुले तौर पे ये बोल चुके हैं कि आने वाले चुनाव में जो है हम गहलोत जी के नेतृत्व नहीं, तो आज तो गहलोत जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जा रहा है, ये तो बिल्कुल ओपन फैक्ट है और हम स्वीकारते हैं इस बात को। मास लीडर हैं। अभी आप बताइए कौन सा राज्य 500 रुपए में गैस सिलेंडर दे रहा है बीपीएल परिवारों को? किस राज्य ने 25 लाख रुपए की जो है वो करी, क्या नाम, हेल्थ स्कीम दी है आम गरीब परिवारों को? किस राज्य ने बेरोजगारों को पेंशन देने की बात करी है? किस राज्य ने सारे किसानों को कर्ज मुक्त किया है, बिजली देने की, फ्री बिजली देने की? 2000 यूनिट बिजली है। लेकिन अशोक गहलोत साहब ने 2000 यूनिट हर किसान को 2000 यूनिट पर मंथ जो है फ्री देने की बात करी। तो अशोक गहलोत साहब इतनी जन कल्याणकारी योजनाएं चला रहे हैं, महंगाई कम करो का एक पूरा वो चला रहे हैं, मेला चला रहे हैं जहां पे महंगाई कम होने की वो चीजें दिख रही हैं। तो गहलोत साहब जो सक्षम नेतृत्व से बात कर रहे हैं, सक्षम तरीके से वो कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री पद के तो वो इस समय मुख्यमंत्री है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्यों नहीं रहेंगे वो? और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, क्यों नहीं लड़ा जाएगा? तो फिर सचिन पायलट जी के लिए थोड़ी सी निराशा हो सकती कि अभी चांस नहीं बन सकता, आपके जो अनशन है अभी आपको करने की बजाय अगली पंचवर्षीय में थोड़ा सा आप शायद। मैं इस बात से, मैं सचिन पायलट साहब हमारे बहुत प्रॉमिसिंग नेता है। सचिन साहब युवा हैं, सचिन साहब के पास समय है। सचिन पायलट ग्राउंड पे बहुत मेहनत करते हैं और हमें कहने में कोई नहीं हर्ज नहीं है, हमें गर्व है कि सचिन पायलट राजेश पायलट के बेटे हैं। उस राजेश पायलट के बेटे हैं जो राजीव गांधी साहब के साथ राजनीति में आए थे।
तो राजेश पायलट का बेटा स्ट्रॉन्च कांग्रेसी है, वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे कांग्रेस कमजोर हो। उनके नेतृत्व में ही राजस्थान में कांग्रेस आ पाई, ऐसा लोग आकलन, खुद कांग्रेस के लोग भी मानते हैं कि उन्होंने जब कमान संभाली, कांग्रेस अध्यक्ष बने, तभी राजस्थान में कांग्रेस की स्थिति बेहतर हो पाई। तो अब अगर वो इस मुख्यमंत्री पद को लेकर लालायित हैं तो उनको कहीं ना कहीं मैं एक बात बहुत साफ बता दूं, उनको उप मुख्यमंत्री बनाया था ना, सरकार जब बनी थी उप मुख्यमंत्री बने थे अशोक गहलोत साहब, मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद परिस्थितियां कुछ अप्रिय हुई, उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा जी। ये बात अपने आप में सच है, और उसके साथ उनके जो विधायक थे उनको सबको एडजस्ट किया गया, ऐसी तो बात नहीं है। आज भी मैं आपसे जिम्मेवारी से कहता हूं कि सचिन पायलट हमारे कांग्रेसी और बहुत महत्वपूर्ण नेता है, बहुत मेहनत करने वाले नेता हैं, लेकिन कांग्रेस जो है इस समय राजस्थान में एक सक्षम मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, जिनको राजस्थान का गांधी भी कहा जाता है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है, उनके नेतृत्व में सरकार चल रही है, उनके नेतृत्व में ही उन्होंने कोविड की ड्यूरेशन में बहुत अच्छा काम किया। आज की डेट में बेरोजगारों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नौजवानों के लिए काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। अशोक गहलोत 24 घंटे काम कर रहे हैं। तो चुनाव इस समय मासेस के लीडर हैं, दोनों को बैठाया जाएगा और दोनों ही मास के लीडर हैं, दोनों अपने गिले शिकवे दूर कर लेंगे, हमारा भरोसा है। ठीक है, बतौर मुख्यमंत्री राजस्थान में कांग्रेस अपने गिले शिकवे हैं दूर कर लेगी। प्रधानमंत्री पद को लेकर भी बड़े चर्चे होते हैं, अलग अलग कहते हैं कि कांग्रेस से प्रधानमंत्री का चेहरा कौन। बीते रोज प्रमोद कृष्णम जी ने बड़ी बात कही TV9 से कि प्रियंका गांधी इस समय मौजूदा परिदृश्य में प्रियंका गांधी कांग्रेस का सबसे ज्यादा सर्वाधिक लोकप्रिय चेहरा है। उनके अलावा उन्होंने 2 मिनट का पॉज लिया, सोचा बात करते टाइम कि कौन हो सकता है। उन्होंने कहा मुझे नहीं दिखता कांग्रेस में कोई भी इतना लोकप्रिय है जितना कि प्रियंका गांधी, और उन्होंने खुले तौर पे कहा है कि प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाना चाहिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे सुरेंद्र राजपूत जी उनके वक्तव्य को लेकर? देखिए, जनरली मैं किसी भी वक्तव्य पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं, लेकिन ये सवाल एक विचारधारा से जुड़ा। विचारधारा में मैं बताता हूं कि श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने जो स्वयं कहा है कि मेरे बड़े भाई जी और कांग्रेस के मेरे नेता जी मुझसे ज़्यादा लोकप्रिय, मुझसे ज़्यादा सक्षम, वो अपने भाई को सपोर्ट करेंगे। तो लेकिन जो एक बात मुझे बताइए, जिसके बारे में हमारा कोई नेता कह रहा है और वही जो प्रियंका गांधी जी स्वयं राहुल गांधी जी को आगे कर रही हैं, तो एक बात तो तय है कि लड़ाने को कोई कुछ भी लड़वाता रहे, पानी में कितनी भी लाठी मार लो, पानी अलग नहीं होगा। भाई बहन बिल्कुल एक हैं, पानी की तरीके से एक हैं, कितनी भी लाठी कोई मार ले वो अलग नहीं होने वाले। हमारे स्वीकार्य नेता दोनों हैं, प्रियंका गांधी जी भी स्वीकार्य नेता, राहुल गांधी जी भी। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में श्री मल्लिकार्जुन खड़गे हमारे अध्यक्ष हैं, इनके सक्षम नेतृत्व में राहुल गांधी जी भी चुनाव लड़ेंगे और प्रियंका जी चुनाव लड़ेंगी। प्रियंका जी लड़ना चाहेंगी वो भी लड़ेंगे, सब लोग मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। चेहरा कांग्रेस पार्टी का राहुल गांधी जी हैं, नंबर 1। नंबर 2, विपक्ष में सब दलों में अपने अपने चेहरे हैं। समाजवादी पार्टी के पास अखिलेश यादव हैं, JDU के पास नीतीश कुमार हैं, DMK के पास क्या नाम स्टालिन साहब हैं, RJD के पास वो हैं। कांग्रेस मुखर तौर पे ये अभी भी कहने में संकोच कर रही है कि हमारा एकमेव चेहरा ये है। नहीं, फिर जब हमने कहा ना हमारे तो संगठन में शक्ति है, हम तो कहते हैं, हम तो कह सकते हैं कि राहुल गांधी जी भी हमारा चेहरा है। सुनिए ना, सुनिए, हमारा अरे आज की डेट में तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कर रहे हैं, अध्यक्ष हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को आप प्रधानमंत्री का चेहरा बतौर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। नहीं, फिर से वही, आप अब आज की डेट में पत्रकारिता में एक बड़ा वो हो गया है, संकुचित मत कीजिए। आप जैसा आदमी संकुचित करे तो और खराब लगेगा। मैं आपको फिर से बताऊं प्रियांक भाई कि संगठन जो चाहता है, संगठन में अध्यक्ष सर्वे सर्वा होता है, लेकिन संगठन में अध्यक्ष सर्वे सर्वा जरूरी नहीं कि वो प्रधानमंत्री पद का चेहरा हो। संगठन तमाम बार ऐसा हो, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, अध्यक्ष देवकांत बरुआ थे, कमलापत त्रिपाठी जी थे, ऐसा थोड़ी है। तो मेन ये है कि अध्यक्ष सर्वशक्तिमान होता है, CWC सर्वशक्तिमान होती है। हमारा सर्वशक्तिमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी हैं।
कांग्रेस के बारे में हम कह सकते हैं। बाकी विपक्ष के पास, शिवसेना के पास उद्धव ठाकरे हैं, एनसीपी के पास शरद पवार साहब हैं, अखिलेश यादव हैं, सपा के पास, आरजेडी के पास नीतीश कुमार हैं, सब प्रधानमंत्री पद के योग्य उम्मीदवार। ये सवाल मैंने इसीलिए किया था क्योंकि आपने अभी विपक्षी एकता की भी बात कही। कांग्रेस के प्रधानमंत्री चेहरे को लेकर आपने अपनी राय रख दी, लेकिन जब बात विपक्षी एकता की आती है, आप चूंकि उत्तर प्रदेश के मुद्दों को मुखर तरीके से उठाते हैं, वहाँ की राजनीति पर भी सक्रिय रहते हैं, अखिलेश यादव जी की मौजूदा गतिविधि और उनके हालिया तमाम अलग अलग बयान इस तरह के भी हैं कि हम जो विपक्षी एकता तैयार कर रहे हैं, जो मोर्चा तैयार कर रहे हैं, उसमें केंद्रीय पार्टियां मसलन कांग्रेस, बीजेपी, इस तरह की पार्टियों से इतर होगा। इसके लिए उनकी जितनी भी मीटिंग्स हैं, अलग अलग उन्होंने अलग अलग राज्यों में मुलाकातें की, या उनसे नीतीश कुमार जी की जो मुलाकातें हैं, तो इस तरह की अटकलें भी लगने लगी। क्या तीसरा मोर्चा कांग्रेस रहित होगा? देखिए, अब मैं तो बड़ी साफ सी बात कहता हूं। अभी अखिलेश यादव जी का कल का ट्वीट पढ़ लीजिए आप जी। तो उन्होंने तो कांग्रेस को बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बधाई तो बीजेपी को भी देते हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का अंत आ गया है। उन्होंने साफ कहा जीत पर बधाई तो वो आप भी देते हैं बीजेपी को, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दोनों साथ चुनाव। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और क्या नाम गुजरात से लेकर के अरुणाचल तक सार्वदेशिक रूप से कांग्रेस पार्टी अपना भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही है। अलग अलग जगह पे क्षेत्रीय दल बड़ी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं। तो सार्वदेशिक रूप से हम लड़ेंगे और क्षेत्रीय रूप से जो भी जिसकी जहां जितनी ताकत है उसको पूरा सम्मान है। और कलेक्टिव लीडरशिप में मायावी शासन का अंत होगा। कोई भारतीय जनता पार्टी के मायावी शासन के माथे पर तीर मारेगा, कोई कंधे पर मारेगा, कोई क्या नाम पैरों में मारेगा, और राहुल गांधी नाभि पर मारेंगे, ये तय है। राहुल गांधी नाभि पे मारेंगे, विपक्षी एकता साथ में आ जाएगी। और जब विपक्षी एकता अगर सत्ता बनाने में कामयाब होती है तो सवाल फिर वही उठने लगेगा कि सारे दल एक मत होकर किस चेहरे को आगे कर देंगे। ममता बनर्जी, केजरीवाल, इस तरह के लीडर भी, अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं अंदर लालसा रखते हैं। तमाम तरह के लीडर्स हैं कि वो बतौर प्रधानमंत्री अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। तो आपको लगता है कि कांग्रेस फिर कहीं बैकफुट में तो नहीं आ जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। सवाल आज की डेट में प्रधानमंत्री पद का है ही नहीं। सवाल जो है, प्रधानमंत्री को तो सांसद तय करेंगे, और हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म नहीं है। और अब नरेंद्र मोदी जी जरूर चाहते हैं कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म हो, जो हम होने नहीं देंगे। सब अपने अपने सांसद चुन करके आएंगे, और सांसद, जिस दल का सांसद सबसे ज़्यादा होंगे और जिस दल को बहुमत मिलेगा या जिस दल की सब दलों में स्वीकार्यता होगी, वो आदमी प्रधानमंत्री बनेगा। अभी तो फिलहाल हमें भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को हटाना है। जी, आपके मुताबिक सब दलों की स्वीकार्यता होगी, जिस दल की वो प्रधानमंत्री के तौर पे वो चेहरा सामने आएगा। एक आखिरी सवाल, चूंकि आपने तमाम अलग अलग सवालों का बेबाकी से जवाब दिया, तमाम स्थितियां जो है, मौजूदा परिदृश्य, उसको स्पष्ट किया। आखिरी सवाल आप एक शब्दों में बताएं कि कांग्रेस की भविष्य में स्थिति का आकलन आप क्या करते हैं? कांग्रेस बहुत मजबूती से 2024 की ओर बढ़ रही है। कर्नाटक आगाज है और अंजाम तक पहुंचने में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। और 2024 में हम पूरी ताकत से इस भ्रष्ट सरकार को, निकम्मी सरकार को, सांप्रदायिक सरकार को, बेरोजगारों को लाठी मारने वाली सरकार को, अग्निवीर देने वाली सरकार को हम लोग परास्त करेंगे। ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। जी, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र राजपूत जी, TV9 के सुधी दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए। तेज तर्रार प्रवक्ता हैं सुरेंद्र राजपूत जी। उन्होंने तमाम कांग्रेस से जुड़े विरोधी सवालों का बेबाकी के साथ जवाब दिया। हम आशा और उम्मीद करते हैं कि उनकी हर व्यक्तिगत पहल समाज हित में होगी। मैं प्रियंक वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष। शुक्रिया, नमस्कार।